वेलकम बैक गाइस टू द वीडियो। नाउ आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग के ऊपर। नाउ बैंकिंग का टॉपिक मैंने इसीलिए लिया क्योंकि आपने ज़रूर एक कोट तो सुना ही होगा। जो कोट ऐसा होता है कि इफ़ यू गेट इनटू अ सिस्टम, द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ द सिस्टम इज़ टू बिकम प्लेयर इन द सिस्टम एंड बीट द सिस्टम। ये आप सिस्टम से मतलब कभी कभार लोग इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। नाउ अब ये लोग थोड़ा ब्रॉड टर्म्स में यूज़ करते हैं। कई जगह क्या कहते हैं, जो सिस्टम है वो एजुकेशन को लेते हैं, स्कूल्स को लेते हैं। कई जगह जो सिस्टम है उसे बैंक के लिए लेते हैं, और कई जगह ये जो सिस्टम होता है वो हम पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं। तो नाउ आज मैं आपको उसे बैंकिंग के उसमें बताऊंगा कि हम बैंकिंग में सिस्टम से क्यों बोलते हैं और हमें इसे एक मैट्रिक्स क्यों कहते हैं। नाउ इसे समझाने से पहले आपको 2-3 वर्ड समझना पड़ेगा कि जो बैंक कैसे काम करती है। जब हम अपने सेविंग्स अकाउंट में मान लो 100 रुपये है मेरे, तो अगर मैं 100 रुपये अपने सेविंग्स अकाउंट में डालूँ तो आरबीआई का ये कहना है कि छोड़ आरबीआई का नहीं, मैं आपको पहले एक छोटे से एग्जांपल बताऊंगा, फिर आगे आगे मैं आरबीआई का रेगुलेशन बताऊंगा। तो अभी मान लो कि सेविंग्स अकाउंट में मैंने डाल रखे हैं 100 रुपये। अब जो हमारे 100 रुपये हैं उसमें से 10% जो रिजर्व में रहेंगे, और बाकी जो 90% है वो आरबीआई क्या करेगी, उसे लोन कर देगी किसी और इंडिविजुअल्स को। अब मान लो कि अब ये देखो, पहले लिख लेता हूँ। 100 रुपये मेरे, 10 रुपये आरबीआई ने, जो कि है 10%। आरबीआई ने क्या किया, इसको जो ये 10% है आरबीआई ने इसको कर लिया सेव अपने पास। कल को कोई लिक्विड में पैसे निकालने जा रहा हो या फिर कभी लिक्विड की ज़रूरत पड़ी मनी की, तो ये 10% काम आएगा उसमें। और जो 90%, जो मेरे 90 रुपये बचेंगे वो कर देंगे लोन। अब रिमेंबर कि एक बैंक एक प्राइवेट कंपनी है, तो ऑलवेज रिमेंबर वो अपने प्रॉफिट ज़रूर देखेंगे हर चीज़ में। और हम वे बिलो हम बैंकों के कोई प्रायोरिटी नहीं होते, वो अपनी प्रायोरिटी सबसे ऊपर लेके चलेंगे। ऑब्वियस है ये। और कभी कभार अपन ना बैंकों पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि वो प्राइवेट कंपनी है, एंड आपको पता है प्राइवेट कंपनी ऐसी होती है। नाउ पहली बात कि जो मेरे पैसे हैं ये ऐसे होता है, 10% गए, 90% को लोन कर दिया। नाउ जो बैंक है, मैं गया बैंक में, मैंने अपने पैसे डाले अपने अकाउंट में। अब बैंक क्या कहते हैं, बैंक अब लायबल है कि मेरे को अब पैसे देने हैं। अब मैंने पैसे डाले अपने, तो बैंक सोच रहा है यार अब मेरे को बिजॉय को पैसे देने हैं, क्योंकि उसके पैसे हैं, अब मेरे को इंटरेस्ट देना है। अब बिजॉय को मैं इंटरेस्ट कितना दूंगा, वो दूंगा मैं 4%। 3 से 4% नॉर्मल रहता है पर ईयर। अपना क्या कहते हैं, जो इंटरेस्ट आता है वो 4% होता है। तो हम अब बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है, कॉमर्स के वर्ड्स में एक लाइबिलिटी है। तो क्योंकि अब बैंक इस लाइबल की, अब ये बैंक को मुझे पैसे देने हैं, मतलब मैं बैंक को अब जो है, अब उसने जो मैं डाल दिए पैसे, अब बैंक सोच रहा है ये एक लायबल बंदा है यार, लायबिलिटी बन गया है। तो क्या करेगा कि मेरे पैसे लेगा और उसको इन्वेस्ट कर देगा। जो पैसे मिलेंगे वो प्रॉफिट रख लेगा और बाकी 3 से 4% दे देगा। एग्जाम्पल से बताता हूँ, जो सेविंग्स है मेरे, वो सेविंग से मुझे मिलते हैं 4%। 4% और 100 रुपये, तो 4 रुपये, 4 रुपये मिले। अब बैंक क्या करेगी, जो मेरे 90 रुपये उन्होंने लोन किए थे उसमें से, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लोन लेते हैं, मान लो कि कोई पर्सनल लोन लिया है, तो पर्सनल लोन का कितना इंटरेस्ट रेट होता है, 10 से 15%। अब मान लो 10% में मान लो, अब बैंक ने इस मेरे जो
90 रुपये थे, उसे किसी को दे दिया और उसने 10% इंटरेस्ट रेट में, क्या कहते हैं, बैंक में 10% इंटरेस्ट रेट में कमाया, तो 90 का 10% कितना हो गया, 9 रुपये। अब 9 रुपये माइनस 4 रुपये ये बैंक ने कमाए और ये मैंने कमाए, बिजवाई ने, शिवा ने कमाए। अब बचे 5 रुपये, तो 5 रुपये इज नेट प्रॉफिट फॉर बैंक। ये ऐसे कमा रही है बैंक, ठीक है। अब नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि ये 5 रुपये कमाए बस बैंक ने, बिल्कुल नहीं। जो 9 रुपये गए थे मेरे, 90 रुपये जो गए थे, अब ये 90 रुपये किसी और पे गए होंगे, इसमें से रख लेगी बैंक 10 रुपये और इसके जो 80 रुपये हैं वो कर देगी बैंक, इसे कर देगी, इसमें से 9 रुपये रख लेगी और बाकी 81 रुपीज़ को कर देगी, लोन दे देगी इसको। अब सेम प्रोसेस चलेगा। मान लो 80 रुपये किसी पे गए, 80 रुपये में से 10 रुपये रख लेगी, 70 रुपये, 10% रख लेगी, 8 रुपये रख लेगी और बाकी दे देगी। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा और सब में से इंटरेस्ट आता रहेगा, समझ रहे हो। तो ऐसे चलता है। मेरे 100 रुपये से बैंक एक चेन रिएक्शन क्रिएट करेगी जिससे बैंक को होगा प्रॉफिट। नाउ अब मेन पॉइंट मुद्दे पे आते हैं। अब पॉइंट ये है कि भाई इसमें हमें क्या दिक्कत है, हमें बैंक दे दिए 4%, बैंक जितना भी कमा रहे कमाने दे। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि बैंक सबसे ज़्यादा कैसे कमाती है, लोन से कमाती है और दूसरा कमाती है जो लोन होता है। बैंक 70 to 80% बैंकों का जो प्रॉफिट होता है वो लोन से होता है और बाकी 20 to 30% जो बाकी है वो होता है नॉन इंटरेस्ट फंड से, जैसे कि ट्रांजैक्शन फीस, मेंटेनेंस फीस या फिर क्या कहते हैं, कोई भी फीस उससे होता है 20 से 30%। नाउ अब मुझे ये बताओ गाइस कि जो बैंकों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस चीज़ से होगा, तो बैंक चाहेगी नहीं कि तुम लोन लो। जो 70 से 80% कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक, ICICI, HDFC, कोई भी बैंक हो, अगर उनका तुम उठा के देखोगे तो 78 से लेके 80% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन जो बैंकों को होता है वो होता है अपने लोन से। नाउ अब लोन तो ले लिया है, अब बैंक ये कोशिश करेगी कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी लोन में ही खेलते रहे, EMI लोन में ही खेलते रहे। और वो हो रहा है। कैसे होता है वो ऐसे होता है कि जो पहली बात, बैंक ये चाहेगी कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने अकाउंट में रखें, कैश में नहीं रखें। जब इकोनॉमी में जब बैंक में पैसे आएंगे तभी तो वो लेंड करेगी किसी को पैसे। नाउ अब इसका प्राइम एग्जांपल ये है कि आपने देखा होगा जब जियो आया था, जियो जब फेमस हो रहा था तो एकदम से हो गया था डिमोनेटाइजेशन। और डिमोनेटाइजेशन जैसी हुआ, जो अपने सारे क्या कहते हैं, जिन्होंने भी कैश रखा था, जो भी ब्लैक मनी था या फिर जो गवर्नमेंट का जो कहना था वो था कि जो भी ब्लैक मनी है वो वापस बैंकों में आएगा, विच इज़ पार्शली ट्रू। बट सब जो वो बोलते हैं वो सच नहीं होता। वो पूरा सच नहीं बताते, सच बताते हैं पर पूरा सच नहीं होता। नाउ ऐसा है कि जो सारे पैसे हैं वो इकोनॉमी से जो अपने पास रहेंगे वो बैंकों में आएंगे, जो वही चेन रिएक्शन क्रिएट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जब बैंक में आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लोन करेगी। नाउ अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जब लोन करेगी वो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने भी तो लोग होने चाहिए ना। नाउ जब पहले आपको ये बताता हूँ, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब उसके बाद बैंक ने
ये किया था कि जो जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद से एकदम से जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं वो बढ़ गए थे। तो बैंक ने पूरी कोशिश गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश ये करी थी कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको हम जो अभी तक बहुत ज़्यादा फोकस में है, जो इंडिया को एक कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए। नाउ कैशलेस इकोनॉमी बनाने से उनको क्या फ़ायदा है? कैशलेस इकोनॉमी बनाने से सबसे ज़्यादा बैंक कैसे कमाती थी? लोन से कमाती थी, और दूसरे में क्या आती थी? ट्रांजैक्शन फीस से आती थी। नाउ अब जब कैशलेस इकोनॉमी है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात ध्यान रखनी है कि हम लोगों को कंट्रोल करना बहुत इजी हो गया है। कि अब मान लो कि हमारे पास कैश नहीं है ना, अब हमारे पास कैश नहीं है। अब कल को मान लो कि मुझे एक एरिया है, उसके पूरे बंदों को कंट्रोल में लाना है। मुझे बस उस एरिया के नेट डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है बस। तुम फिनेंशियली वहाँ बंद हो चुके हो, तुम्हें घर पे पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए, तुम नहीं निकाल सकते। मैंने अगर एटीएम भी बंद कर दिया ना तो ख़त्म है हम पर। क्योंकि क्यों है? कैशलेस इकोनॉमी है, कैश नहीं है हम पे अब हम हर चीज़ में यूपीआई से इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अब हम कैश रखते ही नहीं है। नाउ कैशलेस इकोनॉमी नाउ क्या कहते हैं, हाँ मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कि ट्रांजैक्शन फास्ट हो गई है। अब कैश रखने तो थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा है। बहुत सारे क्या कहते हैं खूबी भी है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कोई एक एजेंडा को ज़्यादा अगर अपने मुंह पे थोपा जाता है तो वो हर चीज़ अच्छे के लिए नहीं होती, एंड उसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव ज़रूर होता है। नाउ 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 अब यहाँ पे आते हैं वापस जो अपने क्या कहते हैं, एक ब्रेक डाउन करते हैं कि अपने लाइफ में अपन का क्या साइकिल रहता है पैसों का। इन जनरल ये है कि हमें पैसे जॉब से आते हैं। तो मान लो कि अब हमारी जो कंपनी है उन्होंने हमें दिए पैसे, जो कंपनी निकालेगी बैंक से। अब बैंक से पैसे निकाले, ये है शिवा। अब शिवा को मिल गए पैसे। अब जबकि पैसे मिल गए हैं, अब मैं क्या करूँगा? सेव करूँगा या स्पेंड करूँगा? दोनों तरफ देखते हैं, सेव स्पेंड। तो जब अगर मैं सेव कर रहा हूँ तो मैं इसको डाल रहा हूँ बैंक में, जो सेम चीज़ होगी, बैंक को ही फ़ायदा है इस चीज़ में। तुम्हें मिल रहे हैं 4%। और अगर मैंने किया इसे स्पेंड, स्पेंड कैसे करते हैं? वापस ये जाएगा बैंक पे, क्योंकि ये किसी और लड़के के पास जाएगा, मेरे पैसे किसी दुकानदार के पास जाएंगे, वो उसे बैंक पे रखेगा, बैंक के पास वापस चले गए पैसे। नाउ इसको कहते हैं सिस्टम। एक सेकेंड। नाउ ये हो गया सिस्टम। अब हम जो कि पार्ट है इस सिस्टम में, तो अब एक चीज़ नोटिस करना कि जो अपने ड्रीम्स होते हैं, जो अपन मटेरियल कुछ लेना चाहते हैं, कुछ भी हम सोचते हैं गाड़ी लेना है, घर लेना है, या फिर फ्रिज लेना है, वॉशिंग मशीन लेनी है, जो भी हम सोचते हैं। नाउ बैंक ये चाहती है कि अपन हम जो भी चाहते हैं सब लें, बट लें इसे लोन में लें। बिकॉज ये इसीलिए लेंगे कि लोन लेंगे तो तभी तो ये जो पैसे इकोनॉमी में हैं वो यूज़ होंगे। इकोनॉमी मतलब उनके पास जो पैसे हैं, अपने जो सेविंग्स के पैसे हैं, वो पैसे तभी तो यूज़ होंगे जब अगर हम लोन लेंगे। तो बैंक ये चाहती है कि हमारे पे आए कैश, हम जाए जॉब पे, हमें आए कैश, हम उस कैश को दे बैंक को, और बैंक क्या करेगी? वो हमें वापस करेगी कैश। तो वी आर टेक्निकली वर्किंग फॉर फ्री। जो हमें मिल रहा है वो हम बैंक को दे देते हैं, और बैंक वही चीज़ हमें वापस दे देता है। तो ये एक साइकिल है, और इसे कहते हैं मैट्रिक्स। कि इन एंड ऑफ द डे जो हम भी काम कर रहे हैं वो इज़ फॉर नथिंग। हमें एक फेक
ड्रीम बेचा जा रहा है कि हम एक दिन फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, एक दिन हम पे इतना पैसा होगा कि हम जॉब छोड़ सकते हैं, एक दिन अपन जो भी अपने को चाहिए सब मिल सकता है। जो 4% हमें मिलते हैं ना, इससे जो 4% वो इन्फ्लेशन ही खा जाता है, इससे ज़्यादा तो दिस मीन्स नथिंग। ये ऑल एक स्कैम है, जस्ट एक ट्रैप है जिसमें हम सब फंसे पड़े हैं। नाउ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसको लोगों ने मतलब आज के टाइम पे जो बैंकों को एक मैट्रिक्स क्यों बोला था, मैंने आपको बताया था। नाउ दूसरी चीज़ आपकी ये है कि बैंक तुम्हारे कंट्रोल में कैसे है। तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तुम बैंक के कंट्रोल में कैसे हो। हम सब ना, अब हम सब ऐसे हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं है, मैं आपको 2 एग्जांपल दे देता हूँ। एक तो ये ले लेते हैं 2016 में डिमोनेटाइजेशन। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बैंक ने साफ सीधा ये बोल दिया था कि ब्रो तुम 2000 रुपये से ज़्यादा एक दिन निकाल ही नहीं सकते। आपको पता था, आप बैंक के बाहर खड़े थे, इतनी भीड़ थी। अगर आपको कोई फिनेंशियल ज़रूरत है, आपको अगर आपके घर वाले कोई हॉस्पिटल में है, अपने को फीस भरनी है, अपने को कोई भी ज़रूरत है, मैंने कमाए थे पैसे, मेरे ही पैसे, अब मेरे को बोल रहे कि मैं 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकता, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं हो सकती। मैं अब बैंक में खड़ा रहूँ, इतनी बड़ी भीड़ है, उसमें मैं आपको दिखाऊँ कि यार मेरे को ये ज़रूरत है, इसीलिए पैसे चाहिए, प्लीज़ पैसे दे दो, मेरे पैसे मेरे को ही दे दो। तो तुम हो कंट्रोल में, तुम कह सकते हो कि तुम्हारे कंट्रोल में है कुछ। हम ऐसा कमाते हैं और वो किनको दे रहे हैं, वो हमें उनसे ही बोलना पड़ रहा है भाई हमारे पैसे हमें दे दो। एक टाइम की बात नहीं है। मान लो 2020 यस बैंक का तो सुना ही होगा, फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ था उसमें। फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ तो जो भी लोन यस बैंक ने दिए थे सब डिफ़ॉल्ट होने लग गए थे। तो भाई इनके पास पैसे कम होने लगे, तो इन्होंने आरबीआई ने ये बोल दिया कि यस बैंक में जो भी पैसे डाल रखे हैं वो बंदे भाई 1 महीने में 50,000 रुपये से ज़्यादा निकाल ही नहीं सकता। यस बैंक से तुम नहीं निकाल सकते, तुम्हारी कोई ज़रूरत है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, तुम अपने पैसे अपने अकाउंट से नहीं निकाल सकते, क्योंकि भाई मैंने कह दिया है। तुम्हारा अकाउंट फ्रीज कर देंगे, 50,000 से ज़्यादा की लिमिट भी लगा देंगे, नहीं निकाल सकते। ठीक है, नहीं निकाल सकते। अब मान लो कि कोई ज़रूरत है जो मैंने पहले बताई थी। मान लो तुम्हारी मम्मी बीमार है, अभी चाहिए, डॉक्टर ने बोला भाई अभी ट्रांसप्लांट करना है, 20 लाख रुपए लेके आ। मेरे पे है 20 लाख, मान लो मैं पैसा वाला हूँ, मेरे पे 20 लाख है। मैं गया बैंक में, यहाँ से लेके वहाँ तक भीड़ है, एक एक बंदा बैंक के अंदर, यस बैंक के अंदर जा रहा है, बोल रहा है कि अपने दिक्कत बता रहा है, वो अप्रूव कर रहे हैं नहीं कर रहे पता नहीं। मैं इतनी लंबी लाइन में खड़ा हूँ, उसके बाद मेरे को चांस मिलेगा, मैं अंदर जाऊँगा, अपना केस दूंगा, या फिर उस दिन नहीं होगा, 2 दिन होगा। ब्रो इमरजेंसी थी ना, थे पैसे, तब भी नहीं निकाल पा रहा ना, अपने पैसे थे। ये यस बैंक में हुआ था 2020 में। आरबीआई ने बोल दिया था ब्रो कि 50 से ज़्यादा मत निकालना, नहीं आप निकाल भी लोगे तो नहीं निकाल पाओगे ब्रो। तो अपन अब कर क्या सकते हैं, हम अपन इतने ज़्यादा बैंक से क्या कहते हैं जुड़े हुए हैं कि अपन को अगर कोई ट्रांजैक्शन करना है, या फिर अपन को क्या कहते हैं कोई भी ज़रूरत है, हम बैंक से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब तो हमारे मुंह पे थोपा जा रहा है कि अब कैशलेस इकोनॉमी है, कैश रखो ही मत, और अगर तुम्हें 2000 रुपये रख रहे हो तो वापस दे दो। 2000 रुपये भी बंद कर रहे हैं, कम से कम रखो, 500 रुपये रखो, उससे ज़्यादा मत रखो। अगर रख भी रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2000 रुपये हमने बंद कर दिए है। अब ठीक है,
₹500 तक रखो, बाकी कोई भी ज़रूरत है तो अब तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो। ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो बैंक को दो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में पैसे रखो। तुमने देखा होगा येस बैंक के टाइम पे भी, अब तो बैंक की जो मेन प्रायोरिटी ये थी कि भाई येस बैंक बंद नहीं होना चाहिए, तुम पैसे निकालो ना निकालो उस पर हम स्टॉप लगा देंगे। तो तुम समझ रहे हो ना सिर्फ प्रायोरिटी क्या है गवर्नमेंट की। अब ये बोल सकते हो कि गवर्नमेंट आरबीआई ये चाहती थी कि अपने इकोनॉमी से पैसे नहीं निकले या फिर बैंक रन ना हो जाए। नाउ तुम अब आप क्या फ़र्क पड़ रहा है हमें, ये पूरा ये इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ रहा है? अब एंड ऑफ द डे मैं अपने पैसे निकाल पा रहा हूँ? नहीं, मेरे को अपने पैसों में कंट्रोल है? बिल्कुल भी नहीं है। नाउ लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार बैंक हमें एक इंश्योरेंस देती है कि हर एक अकाउंट पे हमें 50 लाख का इंश्योरेंस होता है कि कुछ भी हो गया तो 50 लाख रुपए जब बैंक के पास होंगे तो वो हमें देगी और वो पक्का देंगी ना। ये हर अकाउंट पे होता है ना। तुम्हें सच्ची में लग रहा है पैसे मिलेंगे? 10 साल उम्र निकल जाएगी वो पैसे मिलते मिलते। नाउ अब मेरे को ये समझाना है कि एक सेकेंड, नाउ जो मेरा एक प्रिवेंटिव मेजर है उसमें जाने से पहले मैं हमको जो बैंक का स्प्लिट है उसको वो बता देता हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। जो आरबीआई है, आरबीआई के हिसाब से अगर मैंने ₹100 डाले हैं तो आरबीआई ये कहेगी कि उसमें से जो 4% है वो आरबीआई को दो, वो रिजर्व में डालेगी। और जो रिजर्व है, रिजर्व में जो अपने पैसे रहेंगे वो 4% रहेंगे, ₹100 के 4 रुपये। और ये होंगे कैश। कल को ज़रूरत पड़ गई, कल को वॉर हो गया या फिर कुछ भी हो गया, इमीडिएट कैश चाहिए तो अपन के पास है 4 रुपये। और जो नीड्स है लोगों की, जो बैंकों में होनी चाहिए कैश विड्रॉल के लिए, वो भी इनमें से ही होता है। बाकी ये रहेंगे आरबीआई पे और इसको कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। एंड बाकी होता है एक एसआरआर, सब्सिडरी रिजर्व रेशियो। और ये होता है जो बैंक अपने पास रखती है। और ये होता है करेंटली ये है 18% है या फिर 22% है। नाउ 18 मान के चलते हैं। 18% जो ये रेशियो है ये रहता है गोल्ड। अपने पैसे में से जो 18% है वो गोल्ड के फॉर्म में रहता है, जो इमीडिएट कैश हो सकता है। जल्दी जल्दी बैंक उसे कैश वापस कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। इमीडिएट कैश, एक तो गोल्ड या फिर कैश ही रख लो, या फिर फॉरेन बॉन्ड्स, या फिर बैंक कोई भी क्या कहते हैं बॉन्ड्स, कोई भी बॉन्ड्स जिसमें से इमीडिएट कैश बनाने हैं अगर बैंक को, तो इसमें रहेंगे। ये हो गए अपने पैसे। और बाकी जो भी पैसे बचे 22% है, जो भी 78%, हाँ 18%, 22% नहीं 18% होता है एसआरआर। और जो 78% हमारे पैसे हैं वो लोन दे दिए जाएंगे। लोन में भी बैंकों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस टाइप ऑफ लोन से होता है? पर्सनल लोन से होता है। पर्सनल लोन जो बैंकों में मिलता है उन्हें 10 से जो पर्सनल लोन है उसमें 10 से 15% का प्रॉफिट होता है। जो
सेकंड में आता है हाउस लोन, और थर्ड में आता है क्या कहते हैं एजुकेशन लोन होता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन लोन होता है, और फिर कोई लोन आता है तो मेन है पर्सनल लोन से कमाई होती है सबसे ज़्यादा उनकी, जो कि होता है 18 से 10%। और पर्सनल लोन क्या होता है? पर्सनल लोन मान लो कि मेरे घर पे शादी है, जो नॉन कोलेट्रल होता है, कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता। जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे अभी इमीडिएट कैश मेरे पे वो नहीं था, इंश्योरेंस नॉन इंश्योरेंस के केसेस में जो पैसे चाहिए, जैसे कि इंश्योरेंस नहीं है मेडिकल, मेरा एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए, या फिर बहन की शादी है उसके पैसे चाहिए, या फिर कोई भी ज़रूरत हो तो पर्सनल लोन और सबसे ज़्यादा चूज़ हो जाता है इसमें 10 से 15%। फिर एजुकेशन लोन जो जॉब के बाद मिलता है, एक अलग मैट्रिक्स है, ये आपको मैं फिर बाद में बताऊँगा। पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, हाउस लोन जो आजकल के यंग क्या कहते हैं, और जो भी यूथ है ज़्यादातर लेती है पर्सनल लोन, जो नए नए जॉब वाले होते हैं। बैंक का डेटा है, बैंक का डेटा खुद ही कहती है जो एज लिमिट आजकल पर्सनल जो हाउस लोन लेते हैं वो क्या कहते हैं काफ़ी यूथ लेती है। नाउ दिस ऑल में एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो बड़े बड़े लोन होते हैं ये, और पर्सनल लोन को इतना बड़ा नहीं मानते, बट ऑलवेज रिमेंबर कि इन जो ये लोन है ना, अपनी आधी ज़िंदगी अपन ना जो कमाया हुआ पैसा है ना, उसका मेजर ऑफ पोर्शन बैंक को ही दे देंगे। एंड ऑल ऑफ दीज आर डी अप्रिशिएटिंग एसेट। अगर हम कुछ एसेट ले भी रहे हैं, घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा डी अप्रिशिएटिंग एसेट होता है। घर तो नहीं, गाड़ी एटलीस्ट। उससे मेरा मतलब ये है कि जो घर भी हम लेते हैं वो कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं लेते। हम ज़्यादातर जो घर लेते हैं वो अपने खुद के यूज़ के लिए लेते हैं, इसीलिए मैंने उसे डी अप्रिशिएट के लिए बोला, क्योंकि हम घर पे जितने रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा पैसे लगाते हैं, उसके बाद और भी काम कराते हैं, मेंटेन करके चलते हैं। तो उसे छोड़ो, अभी इसी पे रखते हैं हम। सबसे ज़्यादा बैंक कमाई ऐसे होती है, नाउ हु केयर्स कैसे होती है, बट अगर आपको अगर ये सब अपने मन में रखना एक बार, कल को अगर कोई पूछे तो पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज है। अब ये भी समझ लिया कि आरबीआई कितने पैसे कहाँ रखवाती है अपने। नाउ और क्या इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है कि अब इससे बचा कैसे जा सकता है, कि कल को बच तो नहीं सकते, बस ये है कि अपन सतर्क कैसे रहे, अपन थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर जो बैंक खुद करती है कि स्टॉक्स खरीद लो, म्यूचुअल फंड ले लो, गोल्ड रख लो, क्रिप्टो ले लो, सिल्वर लो। इन सब चीज़ में एक कॉमन है कि बैंक से कट ऑफ करो अपना जो भी इम्पोर्टेंट पैसे हैं, जो भी आपको इमीडिएटली चाहिए उसको बैंक में रखो, और बाकी अपने पैसों को अलग करो, और अलग अलग पोर्टफोलियो में उसे डाइवर्सिफाई करो अपने आप को। नो, फर्स्ट ये कर सकते हैं। दूसरे ये कि ऑलवेज बी अवेयर कि भाई वॉर आ सकती है या फिर कुछ भी आ सकता है, तो देर इज़ अ हाई चांस, या फिर तुम्हारा बैंक या तुम्हारे पैसे हैं, एटलीस्ट उसके बारे में याद रखो कि अब वो कैसा परफॉर्म कर रही है, क्वार्टर में कैसा किया, अभी कितने लोग डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, इस पर ध्यान रखोगे तो काफ़ी बार सिचुएशन आपको एक हिंट मिल जाता है, उसमें आप निकाल लो पैसे, क्योंकि आप जिस 4% पे निर्भर करते हो वो कुछ भी नहीं होते। तो या एक तो अप टू डेट रहना है, एक दूसरा कि जो हम कर सकते हैं, हमें जो एसेट्स है अपने जो पोर्टफोलियो से डाइवर्सिफाई करो, और उसे बैंक से मतलब जो मैट्रिक्स के कंट्रोल है उसके दूर रखो। तो क्या कहते हैं,
अपन ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं। एंड ऑलवेज एक और मेन पॉइंट है कि कैश रखो अपने पास थोड़े बहुत, तो एटलीस्ट कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। एंड कैशलेस इकनॉमी, जब इकनॉमी और अपने जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो ऑलवेज टेक्नोलॉजी को फॉलो करो, बट अपने अपने और से ज़रूर सोचना। एंड दैट्स ऑल, कि अपने को क्या ज़रूरी है, अपने को क्या करना है। ऐसा जब अपने को कुछ थोपा जाता है ना, देयर इज़ ऑलवेज उसके पीछे एक एजेंडा ज़रूर होता है। एंड उसके पीछे देयर इज़ रेयरली अगर कुछ हो और हमें हमारा वेलबींग सबसे ऊपर रहे, हमारे प्रॉफिट, जनता को ऊपर कभी नहीं रखा जाता। जो डिसीजन मेकिंग करता है वो, और जो कुछ बंदे उसके खास होते हैं, ऑब्वियसली जहाँ से वो पैसा बनाते हैं वो अपन ऊपर नहीं रहते भाई, इतना इतना समझ लो। अपन प्रायोरिटी नहीं है कभी किसी की भी, तो अपन को ही अपनी प्रायोरिटी है, अपनी फैमिली की प्रायोरिटी हमें ही है। तो ऑलवेज बी रेडी, और विश्वास किसी पे मत करना। कोई अपनी भलाई नहीं चाहता ब्रो, सच बताऊँ तो। बाकी अपना ओपिनियन ज़रूर मुझे शेयर करना। एंड मैंने कुछ गलत बोला हो तो एक बार मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।